हेलो स्टूडेंट। हम लोग 10th क्लास में अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ रहे थे और इसके अंतर्गत सब कुछ हम लोगों ने देख चुके हैं। केवल एक टॉपिक रह गया था, बाल्कन समस्या की बात हमने किया था कि बाल्कन समस्या पर थोड़ा सा बताना था। वैसे नोट्स लिख करके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स आज डाल देंगे। आप लोग नोट्स को तैयार करते रहिएगा, थोड़ा सा मिला लीजिएगा। लिखने के क्रम में थोड़ा सा वो क्या होता है कि कभी पर में पर थोड़ा सा इस तरह से मिलाने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है कि छूट गया हो, मैं भी पढ़ रहा था उसी को, लेकिन चूँकि लेट हो रहा था इसकी वजह से मैंने PDF बना करके डाल दिया हूँ। तो बाल्कन समस्या की अगर बात की जाए तो बाल्कन समस्या क्या है, तो देखिए स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि 1848 में जब फ्रांस में फरवरी क्रांति होती है और फरवरी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में परिस्थितियां काफ़ी तेज़ी से परिवर्तित होती हैं। यह परिस्थितियां जब परिवर्तित होती है तो देखा जाता है कि यूरोप के बहुत से देश राष्ट्र राज्य में निर्मित होते हैं, राष्ट्र राज्य में संगठित होते हैं। वहाँ पर राष्ट्र राज्य में संगठित होने के बाद उनकी ताकत में वृद्धि होता है और वे लोग और अपना ताकत बढ़ाना चाहते हैं। इधर क्या होता है कि इधर इस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है कि जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं, यह क्या है, इनका स्वरूप कैसा है, तो जनतांत्रिक स्वरूप है। और जिस प्रकार का इनका स्वरूप 18वीं सदी के अंतर्गत देखने को मिलता है, वैसा स्वरूप 18वीं सदी में देखने को मिलता है, वैसा स्वरूप 19वीं सदी के मध्य में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नहीं रहा। क्योंकि वह क्या हो जाते हैं, वह लोग भी निजी स्वार्थों से प्रेरित हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, तो इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति होती है, औद्योगिक क्रांति की वजह से एक नया वर्ग मध्य वर्ग आता है, आप लोगों को याद होगा, और एक नया वर्ग औद्योगिक मजदूर आते हैं। अब चूंकि क्या है, जो यह मध्यवर्ग है, मध्यवर्ग का निर्माण किससे होता है, तो औद्योगिक वर्ग से होता है। इसमें कौन लोग शामिल हैं, कौन लोग हैं, तो चाहे उद्योग से जुड़े हुए हों, व्यापार से जुड़े हुए हों, वाणिज्य से जुड़े हुए हों, चाहे फिर सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हों, तो ये सभी लोग इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। और जो औद्योगिक मजदूर हैं, औद्योगिक मजदूर की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि औद्योगिक वर्ग क्या है, औद्योगिक मजदूरों का विरोधी है। क्योंकि औद्योगिक मजदूर क्या चाहता है, और अधिक या अधिक से अधिक अपने लिए सुविधा की मांग करता है, वेतन की मांग करता है, काम के समय को घटाने की मांग करता है। और यह औद्योगिक वर्ग क्या चाहता है, बेनिफिट चाहता है, फायदा चाहता है, लाभ चाहता है, और दोनों का हित एक दूसरे का विरोधी है। और यही कारण है कि इसका यानी कि मध्यवर्ग का, या कह सकते हैं कि उदारवादियों का वैसा स्वरूप, जनतांत्रिक स्वरूप नहीं रह गया जो कि 18वीं सदी में था। वह स्वरूप परिवर्तित हो गया और परिवर्तित स्वरूप के बीच
इधर रूढ़िवादी परिवर्तित हो गए, वह भी राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारना चाहते थे। और 1815 का जिस प्रकार से पश्चिमी यूरोप में परिवर्तन हुआ था, उसी प्रकार के परिवर्तन वह पूरे यूरोप में करना चाहते थे, क्योंकि वह समझ चुके थे कि अब रूढ़िवादी की विचारधारा के अनुसार जो पुराना निरंकुश राजतंत्र है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता है। अगर इसको स्थापित किया जाता है तो यूरोप में विकास कार्य नहीं हो सकता है, विकास बाधित होगा। और औद्योगिकरण के कारण सभी राष्ट्र विकास 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 की बात करते थे, ताकि उनकी ताकत में वृद्धि हो। और इस तरह से परिस्थितियां क्या निर्मित होती हैं, 1871 आते आते 1871 ईस्वी आते आते परिस्थितियां ये निर्मित होती हैं कि जो यूरोप के बड़े देश, चाहे रूस की बात चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे ऑस्ट्रो हंगरी की बात करें, चाहे कोई भी यूरोप के देश हों जो राष्ट्र राज्य में एकीकृत होते हैं, वे क्या चाहते हैं, वे ताकत चाहते हैं। और ताकत में वृद्धि करने के लिए उनके पास संसाधन का होना आवश्यक है। इसीलिए वह किस प्रकार की नीति का अनुसरण करते हैं, साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करते हैं, साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण करते हैं। यह साम्राज्यवाद की नीति क्या होती है, जब कोई देश अपने सैन्य तथा संसाधनों का प्रयोग करके अपनी सीमाओं में वृद्धि करना चाहता है, तो वैसी नीति को हम लोग साम्राज्यवाद की नीति कहते हैं। अब देखिए, पूरे यूरोप में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि जो राष्ट्र राज्य में निर्मित हैं वह ताकत हासिल करने के लिए वह साम्राज्यवाद की नीति को अपना रखा है। इधर उदारवादी जो हैं उनका जनतांत्रिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है। और यही कारण है कि वहाँ पर पूरे यूरोप में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हुई। और यह गंभीर समस्या उत्पन्न किस क्षेत्र में हुई, बाल्कन क्षेत्र में हुई, बाल्कन क्षेत्र में हुआ। और बाल्कन क्षेत्र में जो गंभीर समस्या उत्पन्न हुआ उसी को हम लोग बाल्कन समस्या के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह बाल्कन क्षेत्र क्या है। तो देखिए, बाल्कन क्षेत्र भौगोलिक रूप से एक पृथक क्षेत्र था। यहाँ पर रहने वाले निवासियों को स्लाव के नाम से जाना जाता था। आज के जो आधुनिक यूरोप के देश हैं, जैसे अगर बात करें रोमानिया की बात करें, बुल्गारिया की बात करें, बोस्निया की बात करें, बोस्निया की बात करें, सर्बिया की बात करें, मांटीनिग्रो की बात करें, चाहे क्रोएशिया की बात करें, मैसिडोनिया की बात करें, यह आज का जो आधुनिक यूरोप के देश हैं वह सब के सब किस क्षेत्र के में थे, बाल्कन क्षेत्र में थे। और यह देश किसके अधीन था, ऑटोमन साम्राज्य के अधीन थे। अब वहां पर परिस्थितियां क्या परिवर्तित होती हैं, जो बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं जिसकी एक खास भौगोलिक पहचान है, और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम लोग स्लाव के नाम से जानते थे। अगर आज की बात करें, आज के कुछ यूरोप के देशों की बात करें, जो कौन से देश थे, तो रोमानिया की बात करें, बुल्गारिया की बात करें, बोस्निया की बात करें, सर्बिया की बात करें, चाहे मांटीनिग्रो की बात करें, एशिया की बात करें, मैसिडोनिया की बात करें, चाहे यह देश क्या थे, बाल्कन क्षेत्र में अवस्थित थे। वहाँ पर एक प्रकार की परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं। वहाँ पर परिस्थितियाँ ये निर्मित होती हैं कि जब पूरे यूरोप में रोमानी राष्ट्रवाद की विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है, तो सांस्कृतिक रूप से वहाँ पर राष्ट्रीय एकता उत्पन्न होता है, नंबर 1। और दूसरा नंबर कि जो वहाँ पर देखा गया कि बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप तथा ऑटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद,
आपको याद होगा कि यूनान की स्वतंत्रता, आपको याद होगा कि यूनान में जब राष्ट्रवादी आंदोलन पूरे यूरोप में चल रहा था तो उसका परिणाम क्या होता है कि 1815 में जब रूढ़िवाद की सरकार निर्मित होती है तो पूरे जो उदारवादी राष्ट्रवादी हैं वह यूनान में जाकर के शरण लेते हैं और यूनान में राष्ट्रवादी भावनाओं को उभारते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1821 में यूनान अपनी स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ करता है, स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करता है। उदारवादी राष्ट्रवादी यूनान को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कहते हैं? यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पलना कहते हैं और अंतोगत्वा यूनान आजाद होता है। कब आजाद होता है? 1832 में। 1832 में कुस्तुतूनिया की संधि होती है। कुस्तुतूनिया की संधि के बाद आजाद हो जाता है। हम लोग यह जानते हैं कि यह यूनान किसके अधीन था? तो यूनान भी ऑटोमन साम्राज्य के अधीन था। यानी ऑटोमन साम्राज्य के विघटन और पूरे यूरोप में रोमानी राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप यह जो बाल्कन क्षेत्र के देश हैं वह अपनी स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ कर देते हैं। और यह क्या चाहते हैं? यह मुक्ति चाहते हैं। किससे मुक्ति चाहते हैं? ऑटोमन साम्राज्य से मुक्ति चाहते हैं और एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य चाहते हैं। एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य निर्मित करना चाहते हैं, एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य में संगठित होना चाहते हैं। और यह संगठन के अंतर्गत वह क्या चाहते हैं? कोई भी देश क्या चाहेगा? जब राष्ट्र का निर्माण होगा तो कोई भी देश क्या चाहेगा? अपनी मैक्सिमम सीमा चाहेगा। और यह जो देश हैं, यह जो आधुनिक आज के यूरोप के देश हैं जो बाल्कन क्षेत्र में पड़ते थे, वह भी अपने लिए मैक्सिमम क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जिसके चलते बाल्कन क्षेत्र में आपस में तनाव उत्पन्न हो गया। लेकिन यह तनाव और गंभीर कब हुआ? कब वह खतरनाक पोजीशन पर पहुंच गया? जब यूरोप के अन्य देश, चाहे जर्मनी की बात करें, चाहे इटली की बात करें, चाहे ऑस्ट्रो हंगरी की बात करें, फ्रांस की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, प्रसा की बात करें, रूस की बात करें, ये जो देश थे यह बाल्कन क्षेत्र में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए तथा सैन्य और नौसैनिक प्रतिस्पर्धा के कारण ये आपस में वहां बाल्कन क्षेत्र में जाकर के उलझ गए। और उलझने का परिणाम क्या हुआ कि 1914 में ये जो सारे देश थे यह किसमें संलग्न हो गए? प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न हो गए। प्रथम विश्व युद्ध में संलग्न हो गए। यह प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ? तो वह साम्राज्यवाद की नीतियों के कारण हुआ। प्रथम विश्व युद्ध साम्राज्यवाद की नीतियों के कारण हुआ। साम्राज्यवाद की नीतियों के कारण हुआ। यह साम्राज्यवाद की नीति, हम बता चुके हैं कि साम्राज्यवाद की नीति क्या है। कोई भी देश अपने सैन्य तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग कर अपनी सीमाओं में वृद्धि करना चाहता है तो वैसे नीति को हम लोग साम्राज्यवाद की नीति के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है। प्रथम विश्व युद्ध क्यों प्रारंभ होता है? तो उपनिवेशवाद की संस्कृति के लिए होता है, क्योंकि अब तय हो चुका है कि जो वह देश ज़्यादा शक्तिशाली होगा जिसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे, और संसाधन अगर रहेगा तो हम औद्योगिकरण के दौर में उद्योगों से ज़्यादा उससे ज़्यादा उत्पादन करेंगे और अपने उपनिवेश में ले जाकर के बेच देंगे, जिस प्रकार से इंग्लैंड कर रहा था। क्योंकि आप तो जानते हैं कि आधी दुनिया ऐसी रही है जिस पर इंग्लैंड का कभी न कभी शासन रहा है, और इंग्लैंड अपना ताकत कहाँ से हासिल करता था? तो अपने उपनिवेश से हासिल करता था। क्योंकि अपने उपनिवेश से वह क्या करता था? कच्चा माल अपने देश लाता था, उसको मैन्युफैक्चर करता था, उसको विनिर्मित करता था और उन्हीं उपनिवेशों में ले जा करके बेच देता था, जिससे उसका व्यापार में ज़्यादा वृद्धि हो रहा था। और यूरोप के अन्य देश, जो ये देश थे, चाहे जर्मनी की जो उभरी हुई राष्ट्र राज्य में निर्मित जो देश थे, चाहे जर्मनी की बात करें, फ्रांस की बात करें, प्रसा की बात करें, इटली की बात करें, ऑस्ट्रो हंगरी की बात करें, ये देश क्या थे? आपस में इसी प्रकार की व्यवस्था चाहते थे, इसी प्रकार की उपनिवेशवाद की संस्कृति को अपनाना चाहते थे। और यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के रूप में यह बाल्कन समस्या किस रूप में परिणत हो गई? प्रथम विश्व युद्ध में परिणत हो गई। तो ये रहा आपका बाल्कन समस्या, और इसी के साथ यह लेसन समाप्त होता है। और इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में
आपका नोट्स हम डाल दिए हैं। मैं पहले भी कहा कि थोड़ा सा उसको मैचिंग करके देख लीजिएगा, कहीं पर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा छूटा होगा, उसको थोड़ा सा मिला लेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे मैं भी फिर से मिला करके उसको कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। और अगला हम लोग लेसन प्रारंभ करेंगे और महत्वपूर्ण लेसन प्रारंभ करेंगे। इसके विषय में हम बता चुके हैं कि इस लेसन से लगभग हर साल 6+1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। संजोग कभी कभी रहता है तो इससे ज़्यादा का पूछा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि 6 नंबर का, या तो 6 नंबर का रहेगा या फिर 4 नंबर का रहेगा, और एक बहुविकल्पी का होगा। चाहे अगर ये 4 नंबर का पूछा गया है तो 2 बहुविकल्पी हो सकता है, और यदि 6 नंबर का पूछा गया है तो 1 बहुविकल्पी हो सकता है। तो इस तरह से इसमें या तो 7 नंबर का या फिर 6 नंबर का इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो इस लेसन को तैयार कीजिएगा। मैं बहुविकल्पी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु को एक जगह कलेक्ट करके दे दिया हूं, उसको एक बार पढ़ते रहिएगा। वैसे उस प्रकार के फैक्ट्स जो हमने लिखा है वह अंदर, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत भी आया होगा, उसको भी अध्ययन करने का प्रयास कीजिएगा। फैक्ट याद रहेगा तो आपको कभी भी कहानी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम एक लेसन प्रारंभ करेंगे, इसके जस्ट बाद लेसन प्रारंभ करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद। और हम जानते हैं, यह लेसन आज प्रारंभ नहीं करेंगे, इसको बाद में प्रारंभ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे, क्योंकि आपको नोट्स जो डाले हैं तो आपको लिखने में भी टाइम लगेगा। लेकिन इस बीच मैं एक एक वीडियो छोटा छोटा वीडियो बना करके डालता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि भारत में राष्ट्रवाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन है, और इससे सदैव 5 नंबर का मानचित्र कार्य होगा। इसी में लेसन के साथ ही हम इसको भी पढ़ा देंगे, एक बार इधर पढ़ा देंगे, एक बार लेसन जब समाप्त होगा तब पढ़ा देंगे, और एक बार परीक्षा से पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद आपका काम हो जाएगा। तो 5 नंबर का मानचित्र कार्य इसी लेसन से पूछा जाता है, और मैक्सिमम टाइम देखा गया है, इस साल का भी 2024 का भी पेपर उठाकर देख लीजिएगा, इससे लगभग 7 नंबर का, 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इससे लगभग हम लोग ये मान कर चलते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद से प्रत्येक वर्ष लगभग 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, क्योंकि 5 नंबर का तो फिक्स है। एक बहुविकल्पी, जैसा कि इन साल पूछा है, एक बहुविकल्पी का पूछा जाता है, और एक कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इस तरह से 12 से 14 नंबर का इस लेसन से फिक्स हो हर साल आता है। तो इस लेसन को बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश किया जाएगा, ताकि हमारा मानचित्र से एक भी नंबर ना छूटे, और जो ये 6 से 7 नंबर या 6 नंबर जो भी पूछा जाता है उसको भी हम बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लें। और एक लेसन को प्रिपेयर करने से अगर आपको 10 से 12 नंबर मिल सकते हैं तो क्या दिक्कत है कि उस लेसन को क्यों नहीं तैयार किया जाए। तो फिर हम नेक्स्ट डे मिलते हैं भारत में राष्ट्रवाद के साथ। थैंक यू।